हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट तक हम लोगों ने जो है चैप्टर 12 को लेकर बात की थी, जिसमें हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रहेगा चैप्टर 13 विच इज प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हम लोग जो प्लांट की डाइवर्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने वहां पर देखे थे कुछ स्पीशीज के बारे में, एनिमल स्पीशीज के बारे में कि कहां पर पाए जाते हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने देखे थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लांट्स के बारे में। कुछ प्लांट्स रहेंगे यहाँ पर जो इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते, मतलब पाए जाते हैं लेकिन इंडिया के वो नेटिव नहीं है, एंडेमिक नहीं है, उनको बाहर से लाया गया है। दे आर नोन एज एलियन स्पीशीज, ठीक है। और फिर हम लोग कुछ बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर, फिर हम लोग कुछ बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज को लेकर। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इन 4 पार्ट्स में रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जो है अराउंड 3 पार्ट या 4 पार्ट के आसपास में कंप्लीट करने का, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से एज यूजुअल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारा ये कोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा कोई भी नया वीडियो जब भी आता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, तो उसके लिए आप लोग जो नीचे बेल आइकन दिया गया है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग इस जो सारे के सारे वीडियोज़ हैं, मतलब उसको एक एड फ्री एनवायरनमेंट में, जहाँ पर बिना कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं है, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज अगर आप लोगों को चाहिए, तो उसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है फुल कोर्स का, उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 13 प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पार्ट 1 के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन को लेकर, ठीक है ना। मतलब ये हालांकि ऐसी चीज़ है जो आप लोग काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बुक में आप लोगों के दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है हर्ब। हर्ब क्या होती है, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हर्ब क्या होता है, एक ऐसा प्लांट जिसका स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन, यानी कि जिसका जो तना है वो हमेशा क्या रहता है, हरा रहता है। एंड टेंडर, यानी कि ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इट विल बी टेंडर, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्ट, ठीक। विद हाइट ऑफ नॉट मोर देन 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा उसकी क्या होगी, ऊंचाई नहीं होगी या लंबाई नहीं होगी, उसको बोला जाएगा हर्ब, ठीक। इसके बाद क्या होता है श्रब। श्रब क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ वुडी पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट का मतलब होता है जो पूरे साल रहता है, ठीक है, ऑल ईयर राउंड, ठीक है। ऑल ईयर राउंड का मतलब हो गया कि पूरे साल भर ये रहता है। डिफरिंग फ्रॉम अ पेरिनियल हर्ब इन इट्स परसिस्टेंस एंड वुडी स्टेम, ठीक है। तो यानी कि यहां पर लिखा गया है कि हर्ब से ये अलग है। हालांकि हर्ब्स भी कुछ कुछ ऐसी होती है विच आर पेरिनियल, लेकिन ये ज्यादा उनसे परसिस्टेंट है, ज्यादा स्ट्रांग रहता है, और इनका जो स्टेम है वो टेंडर नहीं है, इट्स अ वुडी स्टेम, ठीक है। वुडी स्टेम मतलब आप कह सकते हैं कि ये कैसा स्टेम होगा, हार्ड स्टेम होगा, ठीक। और ट्रीज से ये कैसे डिफर करता है, इन इट्स लो स्टेचर, क्योंकि ट्री क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है। श्रब जो है वो हर्ब से बड़ा होगा लेकिन ट्री से बड़ा नहीं होगा। एंड इट्स हैबिट ऑफ ब्रांचिंग फ्रॉम द बेस, ठीक है। आपने जो ट्री देखे होंगे, ट्री में क्या होता है कि जैसे ऐसे करके एक ट्रंक होता है, नीचे यहां पर रूट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर से फिर कुछ ऊंचाई के बाद जाके ऐसे करके ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं। लेकिन श्रब्स में क्या होता है कि ब्रांचेस जो है वो नीचे से ही स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आपने देखे होंगे श्रब्स वगैरह, ठीक है ना, जिसको झाड़ भी बोला जाता है, देयर आर श्रब्स, ठीक। और इनकी हाइट जो है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। तो हर्ब सबसे छोटे हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से कम होगी, ठीक है। ग्रीन रहेंगे ऑलवेज, उनका जो स्टेम है वो टेंडर रहेगा। श्रब्स कैसे अलग है, पेरिनियल है और परसिस्टेंट ज्यादा है हर्ब से, और वुडी स्टेम है। और ट्री से ये कैसे डिफर करता है कि इनका जो हाइट है वो छोटी है और इनकी जो ब्रांचिंग है वो नीचे से ही हो जाती है, ठीक। और हाइट इनकी क्या है, 6 मीटर से कम है। इसके बाद ट्री क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ लार्ज वुडी पेरिनियल प्लांट, ठीक है। वुडी तो ये भी है, लेकिन ये कैसा वुडी है, लार्ज, बड़ा है। हैविंग अ सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम विद मोर और लेस डेफिनेट क्राउन, ठीक। यानी कि पेड़ कैसा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरीके का पेड़ होता है, यहां नीचे इसकी जड़ें होंगी, ठीक है। और ऊपर से ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे पेड़ बनाते थे हम लोग बचपन में जब ड्राइंग बनाते थे, तो दिस पार्ट ऑफ द ट्री इज नोन एज क्राउन, ठीक है। इसको बोला जाता है क्राउन। आगे जाके हम देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कि यही क्राउन जो है
हमारी कैनोपी को बोला, इसको कैनोपी भी बोलते हैं, और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, कैनोपी डेंसिटी भी हम लोग इसी के थ्रू देखते हैं, और कैनोपी डेंसिटी ही हमें जाके बाद में ये बताएगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं, आपने सुना होगा डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वो क्या होते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन दी कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, उसको जाके हम लोग जब ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर उस चीज को हम देखेंगे। ठीक, इसके बाद अगली एक चीज है दैट इज पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स आपने जनरली जो टर्म है वो सुना होगा, इंसेक्ट्स वगैरह को बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आपने एनिमल स्पीशीज के साथ इस टर्म को रिलेट किया होगा, बट आपको यहां पर मैं बता दूं कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो प्लांट्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, 2000 पैरासाइट्स। एन ऑर्गेनिज्म दैट ड्रॉज अ पार्ट और होल ऑफ इट्स नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है ना, कि पैरासाइट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ये जनरल डेफिनेशन है पैरासाइट की, कि पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना सारा का सारा नरिशमेंट, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो या तो सारे के सारे या फिर कुछ पार्ट, वो कहां से लेते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक, इसी में आपने एक टर्म और सुना होगा जिसको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। ठीक है, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाउ आर सेप्रोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम पैरासाइट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज पता है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स में क्या अंतर होता है। देन दीज प्लांट्स डू नॉट ड्रॉ मॉइस्चर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर जो है वो सॉइल से क्यों लेंगे, ये तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी दूसरे प्लांट वगैरह से ले रहे हैं। दे ग्रो ऑन सम लिविंग प्लांट कॉल्ड होस्ट, यानी कि जिस लिविंग प्लांट के ऊपर ये रहते हैं इनको बोला जाता है होस्ट। एंड पेनिट्रेट देयर सकिंग रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया इनटू द होस्ट प्लांट। तो यहां पर ये वाला जो टर्म है दैट इज हॉस्टोरिया, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो पैरासाइट प्लांट्स हैं उनकी जो सकिंग रूट्स होती है, यानी कि जिसके थ्रू वो लोग न्यूट्रिएंट्स और वाटर या मॉइस्चर को सक करते हैं, दैट इज नोन एज हॉस्टेरिया। ठीक है, हॉस्टेरिया इज द सकिंग रूट ऑफ द पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर इसी का एक तरीके से क्लासिफिकेशन दिया गया है, एक होते हैं टोटल पैरासाइट्स और एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट क्या होते हैं, जो अपना सारा का सारा नरिशमेंट, होल ऑफ इट्स नरिशमेंट जो है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट से ड्रॉ करते हैं या सक करते हैं, दे आर नोन एज टोटल पैरासाइट्स। ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स जो कुछ पार्ट ऑफ इट्स नरिशमेंट या पार्ट ऑफ इट न्यूट्रिएंट जो है वो ड्रॉ करते हैं किसी दूसरे प्लांट से, दे आर नोन एज पार्शियल पैरासाइट। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पर फिगर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, दिस इज योर पैरासाइटिक प्लांट ओनली। ठीक है, ये पैरासाइटिक प्लांट ही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर ये कैसे दूसरे प्लांट के ऊपर पूरा का पूरा लिपटा हुआ है और ये इसी से अपना जो मॉइस्चर है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ड्रॉ कर रहा है। ठीक, देन नेक्स्ट कम्स योर एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, और अगर आप पैरासाइट्स में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं पर होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या अंतर है। देखिए एपीफाइट्स क्या होते हैं, दे आर द प्लांट ग्रोइंग ऑन दी होस्ट प्लांट बट नॉट नरिश्ड बाय द होस्ट प्लांट। बस यही अंतर है। ठीक है, रहते ये भी किसी और प्लांट के ऊपर ही है, होस्ट प्लांट के ऊपर ही ये ग्रो करते हैं, लेकिन ये अपना नरिशमेंट जो है वो होस्ट प्लांट से नहीं लेते। दे डू नॉट ड्रॉ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक, दे ओनली टेक द हेल्प ऑफ द होस्ट प्लांट इन गेटिंग एक्सेस टू लाइट। ये होस्ट प्लांट की हेल्प किस लिए लेते हैं, सिर्फ लाइट को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये उससे अपना न्यूट्रिएंट्स या अपना जो नरिशमेंट है वो नहीं लेते हैं। देयर रूट्स परफॉर्म टू फंक्शंस। इनकी जो रूट्स होती हैं वो दो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। While changing roots establish the plant on the branches of the host plant, aerial roots draw moisture from the air. Example है इसका वेंडा। ठीक है, यानी कि आप समझ गए क्या होता है एपीफाइट्स और पैरासाइट्स में अंतर। पैरासाइट्स और एपीफाइट्स दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि वो एक किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, ठीक है, या ग्रो करते हैं, जिसको बोला जाता है होस्ट प्लांट। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, होस्ट प्लांट। लेकिन पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स उस होस्ट प्लांट में से ही अपना न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, चाहे वो मॉइस्चर है चाहे वो मिनरल वगैरह है, वो होस्ट प्लांट से ही लेंगे, दैट इज द पैरासाइट्स। ठीक, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैरासाइट्स अगर किसी प्लांट के ऊपर कोई पैरासाइटिक प्लांट अगर है या किसी ट्री के ऊपर अगर कोई पैरासाइटिक प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो होस्ट प्लांट की या होस्ट ट्री की जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत कम कर रहे होंगे, क्योंकि वो उसी से ले रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी आप अगर ओवरऑल उसको देखेंगे, माइक्रो लेवल पर देखेंगे, तो हाँ थोड़ा बहुत तो उसमें से वो सक कर रहा होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितना उसके ऊपर पैरासाइटिक प्लांट ग्रो कर रहा है। एपीफाइट्स क्या है, एपीफाइट्स भी एक होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ये होस्ट प्लांट से अपना नरिशमेंट या न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। ठीक,
ये होस्ट प्लांट को क्यों ये ऊपर रहने का इनका मतलब क्या है, मतलब ये उससे क्या हेल्प लेते हैं, ये सिर्फ एक्सेस टू लाइट, ठीक है। और इनकी जो रूट्स होती है वो दो प्रकार का फंक्शन करती है। पहला तो ये हो गया कि इस तरीके की रूट्स होती है जो होस्ट प्लांट के ऊपर इनको एस्टैब्लिश करती हैं, होस्ट प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं, जो तने होते हैं, उसके ऊपर उनको एस्टैब्लिश करती हैं। और बाकी जो दूसरी रूट्स होती हैं दैट इज द एरियल रूट्स, ठीक है। एरियल रूट्स क्या करती हैं, ये मॉइस्चर लेती हैं फ्रॉम द ईयर, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको एक तरीके का प्लांट दिखाने की कोशिश की है, दिस इज योर एपीफाइट, ये एपीफाइट ही प्लांट है, ठीक है, दिस इज एपीफाइट। चलिए आगे देखिए, अगला है क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होता है, देखिए क्लाइंबर्स आर द हर्बेशियस और वुडी प्लांट, यानी कि ये हर्ब्स के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि इनका जो स्टेम वगैरह है वो टेंडर भी हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, या फिर वुडी प्लांट भी हो सकता है, यानी कि इनका जो स्टेम वगैरह है वो कैसा हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। दैट क्लाइम्स अप ट्रीज और अदर सपोर्ट बाय ट्विनिंग अराउंड देम और बाय होल्डिंग ऑन टू देम बाय टेंड्रिल्स, हुक्स, एरियल रूट्स और अदर अटैचमेंट्स, ठीक है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं ये एक मोटा सा पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ के ऊपर इस तरीके से ये क्लाइंब कर रहे हैं, तो दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। हमने पढ़ा है एनवायरमेंट कहें या इकोलॉजी कहें, उसके दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द बायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज द लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं विच आर नॉन लिविंग, जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि आप कह सकते हैं लाइट है, ठीक है ना, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम इन्हीं का असर यहां पर देखेंगे, ठीक, एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि लाइट की इंटेंसिटी का प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, ठीक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी फेवर्स रूट ग्रोथ देन शूट ग्रोथ, ठीक। यानी कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज होगी, यानी कि आप कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी लाइट का मतलब हो गया काफी ज्यादा अगर ब्राइट लाइट है, तो क्या होगा, उससे रूट ग्रोथ को मदद मिलेगी देन शूट ग्रोथ, यानी कि शूट ग्रोथ से ज्यादा जो है उसमें रूट ग्रोथ को फायदा होगा। विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। ट्रांसपायरेशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं जैसे एनिमल्स या ह्यूमंस में स्वेटिंग होती है, ठीक है, जिससे वो अपनी बॉडी से क्या है कि जो लिक्विड वगैरह है उसको बाहर छोड़ते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। यू कैन से द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस एक्सक्रीट द लिक्विड, और यू कैन से सिंपली स्वेट फ्रॉम देयर स्किन, ठीक है, फ्रॉम देयर बॉडी थ्रू देयर स्किन। उसी का जो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट है दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, यानी कि आप कह सकते हैं प्लांट्स को पसीना आ रहा है। अब वो दिखता नहीं है ऐसा क्योंकि बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन इज दैट प्रोसेस ओनली, ठीक। शॉर्ट स्टेम, स्मॉलर थिकर लीव्स, इनसे ये फायदा होगा कि एक तो ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, स्टेम शॉर्ट होगा, और जो थिकर लीव्स हैं, जो लीव्स हैं वो कैसी होंगी, स्मॉलर थिकर लीव्स। ऑन द अदर हैंड लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिटार्ड्स ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। और अगर लाइट की इंटेंसिटी काफी कम होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिम लाइट होगी या लो लाइट अगर होगी, तो उससे क्या है कि प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा, वो रिटार्ड होगी, यानी कि वो कम हो जाएगी, ठीक है। फ्लावरिंग पर भी असर पड़ेगा, और फ्रूटिंग यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह पेड़ पर लगते हैं उस पर भी असर पड़ेगा, ठीक। इसके बाद व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस देन द मिनिमम, यानी कि एक मिनिमम लेवल होगा कि जिससे नीचे अगर लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है या ब्राइटनेस हो जाती है, तो उससे प्लांट्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि क्या पड़ेगा, कह सकते हैं नुकसान होगा प्लांट्स को, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस मिनिमम से भी कम हो जाती है, तो देन द प्लांट सीजेस टू ग्रो, यानी कि फिर क्या होगा कि प्लांट जो है वो ग्रो करना, यानी कि बढ़ना क्या हो जाएंगे, सीज कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 एंड फाइनली डाइज, और उसमें क्या होगा बेसिकली कि CO2 जो है वो इकट्ठा हो जाएगा काफी ज्यादा, और धीमे धीमे फिर वो प्लांट क्या है, डाई हो जाएगा। अब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट्स का आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते भी हैं, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अलोन कैन नॉट प्रोवाइड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके लिए लाइट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है ना। और लाइट अगर एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम से कम होगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें है वो एक्यूमुलेट करता जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा, और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और फाइनली जो प्लांट है वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक। देन आउट ऑफ 7 कलर्स इन द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होता है आपको पता है, स्पेक्ट्रम इज 7 कलर्स का बना हुआ होता है ना, जिसमें कलर्स क्या क्या होते हैं, दैट इज योर विबग्योर, ठीक है, विबग्योर कलर होते हैं। तो उसमें से उन 7 कलर्स में से जो रेड और ब्लू कलर है, दे आर ओनली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, एक माइक्रो पॉइंट है,
एक बारीक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि स्पेक्ट्रम में से, यानी कि पूरी की पूरी जो लाइट है, हमें तो जनरली व्हाइट लाइट ही दिखती है, ठीक है, यानी कि जो पूरी की पूरी लाइट है जिसमें विबग्योर 7 स्पेक्ट्रम 7 कलर्स होते हैं, उस लाइट में से सिर्फ रेड और जो ब्लू कंपोनेंट है वही फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। ठीक, प्लांट ग्रोन इन ब्लू लाइट आर स्मॉल, जो प्लांट ब्लू लाइट में अगर उगेंगे वो स्मॉल रहेंगे। रेड लाइट रिजल्ट्स इन एलोंगेशन ऑफ सेल्स रिजल्ट इन इटियोलेटेड प्लांट्स। ठीक है, जो हमारे रेड लाइट के ऊपर प्लांट्स उगेंगे, यानी कि अगर किसी प्लांट को हम किसी रेड लाइट के ऊपर, मतलब रेड लाइट में अगर उसको ग्रो कराते हैं तो उसमें क्या होगा कि सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक, और अल्ट्रावायलेट और वॉयलेट लाइट में अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, दैट इज नोन एज ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके देखी गई हैं कि अगर किसी प्लांट को सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट में रखा जा रहा है तो उसकी जो क्या होगा, प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो काफी कम होगी। ठीक, रेड लाइट में अगर उसको उगाएंगे तो उसके जो सेल्स हैं वो इलोंगेट कर जाएंगे, जिसको बेसिकली इटियोलेटेड प्लांट्स बोला जाता है। और अगर अल्ट्रावायलेट और वॉयलेट लाइट कलर में अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, दे आर ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक है, बहुत ही छोटे प्रकार के प्लांट्स हो जाएंगे, ड्वार्फ प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद फ्रॉस्ट का क्या असर होता है प्लांट के ऊपर, हम ये बात करेंगे। ठीक है, किलिंग ऑफ यंग प्लांट्स, इवन अ लाइट रेडिएशन फ्रॉस्ट चिल्स द सॉइल रिजल्टिंग इन फ्रीजिंग द सॉइल मॉइस्चर। यानी कि फ्रॉस्ट जो है अगर वो लाइट मात्रा में भी है, लाइट रेडिएशन मतलब अगर वो कम मात्रा में भी फ्रॉस्ट है तो तब भी वो सॉइल को क्या कर देगी, बहुत ठंडा कर देगी, चिल कर देगी। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो सॉइल में मॉइस्चर है वो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच सॉइल्स गेट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट इन द मॉर्निंग। और इस तरीके के जो प्लांट्स हैं जो इस तरीके की सॉइल में उग रहे हैं, यानी कि जहां पर फ्रॉस्ट है जिसकी वजह से सॉइल क्या हो चुकी है, जम चुकी है, सॉइल का मॉइस्चर जम चुका है, वो मॉर्निंग में सनलाइट से डायरेक्टली एक्सपोज होंगे। They are killed due to increased transpiration when their roots are unable to supply moisture। अब हो क्या रहा है कि मॉइस्चर, देखिए रूट्स का एक सबसे बड़ा फंक्शन आप लोगों को पता होगा। रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट्स के दो मेजर फंक्शन है। एक तो आप कह सकते हैं कि वो प्लांट्स को या ट्री को या किसी भी प्लांट को बेसिकली जमीन में, यानी कि मिट्टी में, सॉइल में होल्ड करके रखता है, पहला तो ये फंक्शन है। और दूसरा जो इसका एक फंक्शन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रूट्स बेसिकली क्या करती है कि सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, मॉइस्चर कह सकते हैं, मिनरल्स कह सकते हैं, उसको खींचती है, उसको सक करती है। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है कि सॉइल में क्या है, फ्रॉस्ट है, यानी कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो जम चुका है। अब अगर पानी या मॉइस्चर जो है सॉइल का वो जम चुका है तो रूट्स उसको सक तो कर नहीं पाएंगे। ठीक, ऊपर से क्या हो रहा है, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ये लीव्स के थ्रू ही होता है जनरली। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन के केस में हमारी बॉडी काम करती, सॉरी जो हमारा स्वेटिंग वगैरह है उसमें हमारी बॉडी काम करती है, एनिमल्स की जो हमारी स्किन होती है वो काम करती है। तो सिमिलरली प्लांट्स के केस में जो ट्रांसपायरेशन होता है, जिसको मैंने आपको बताया कि प्लांट पसीने छोड़ रहा है, पसीने आ रहे हैं प्लांट्स को, या फिर प्लांट्स जो है वो अपना मॉइस्चर लूज कर रहे हैं थ्रू देयर लीव्स, वो लीव्स के थ्रू होगा। तो अब यहां पर क्या है कि प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो वो ट्रांसपायर तो करेगा। ठीक है, ट्रांसपायर करेगा, लेकिन बदले में वो जो बैलेंस है उसके मॉइस्चर का वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीचे जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो जम चुकी है। और सॉइल जमने की वजह से क्या है कि सॉइल का जो मॉइस्चर जम चुका है तो वो रूट्स जो उसके हैं वो उसको सक नहीं कर पा रही हैं। रूट्स आर अनेबल टू सप्लाई द मॉइस्चर। तो इसी की वजह से क्या होगा कि जो प्लांट है वो मर जाएगा, यानी कि जो साल का ट्री होता है उसकी जो सीडलिंग्स होती हैं उसमें काफी ज्यादा डेथ इस तरीके की वजह से ही होती है। ठीक, इसके बाद डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू डैमेज टू सेल्स। अब सेल्स को भी डैमेज पहुंचता है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉस्ट वाटर इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ऑफ द प्लांट्स गेट फ्रोजन इनटू आइस व्हिच विड्रॉज वाटर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल्स। अब क्या हो रहा है यहां पर देखिए, ये बेसिकली इंटरसेल्यूलर लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्लांट के सेल्स होते हैं उसके बीच में। अब उसके बीच में भी थोड़ा बहुत पानी होगा, ऑब्वियस सी बात है। पानी जब नीचे से अगर मॉइस्चर रूट उठा रही है मिट्टी में से तो वो प्लांट में हर जगह जाएगा, हर सेल में पानी होगा। अब हर सेल में अगर पानी होगा तो वो क्या होगा, फ्रॉस्ट की वजह से वो जम जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो इंटीरियर ऑफ द सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, विड्रॉ होगा। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स। अब वो पानी जब उससे बाहर आएगा तो वहां पर क्या है कि सॉल्ट तो वहीं रहेगा, सॉल्ट तो बाहर नहीं आएगा, सॉल्ट नहीं जमेगा, सिर्फ पानी जमेगा, है ना। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सेल्स में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दस कोआगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सेल कोलॉइड रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द प्लांट। तो वहां पर बेसिकली क्या है कि सेल के अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे
और उसकी वजह से क्या है कि प्लांट की जो है वो डेथ हो सकती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंकर। कैंकर फॉर्मेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये प्लांट में जो फंगाई होते हैं, फंगाई लग जाती है, ठीक है ना, फंगी लग जाती है, बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, इसकी वजह से प्लांट में डेथ हो जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट के ऊपर स्नो का क्या इफेक्ट है, यानी कि जो बर्फ पड़ती है उसका क्या असर है। ठीक, स्नो इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देवदार, फिर एंड स्प्रूस, क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रीजन मतलब जहां पर बर्फ पड़ती है, क्योंकि अब बर्फ आपको पता है प्लेन में तो नहीं पड़ेगी, है ना, बर्फ कहां पड़ेगी, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, जो हिमालयन रीजन है वहीं पर, और वहां पर ये वाले प्लांट जो है दैट इज देवदार, फर, स्प्रूस, ये पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी पर इनका असर होगा। अब स्नो क्या करती है, देखिए, स्नो एक्ट्स एज ब्लैंकेट, प्रिवेंट्स फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट्स सीडलिंग्स फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। तो स्नो एक तरीके से आप कह सकते हैं यहां पर इसको एक हेल्प प्रोवाइड कर रही है, एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह जो है वो एक प्रोटेक्शन दे रही है, जिससे क्या है कि टेम्परेचर का फर्दर ड्रॉप रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और वो सीडलिंग्स को एक्सेसिव कोल्ड और फ्रॉस्ट से बचा रही है। ठीक, इट रिजल्ट्स इन मैकेनिकल बेंडिंग ऑफ ट्री स्टेम। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बर्फ के पेड़ के ऊपर अगर बर्फ गिरेगी तो वो भारी होगा, ठीक है ना, और भारी होने की वजह से क्या है कि उसकी मैकेनिकल बेंडिंग जो है वो हो सकती है, यानी कि पेड़ जो है वो झुक जाएगा। शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसका पीरियड छोटा हो जाएगा, और ट्रीज जो है वो अपरूट भी हो सकते हैं, यानी कि वो जमीन से बाहर, उनकी जो जड़ें हैं वो जमीन से बाहर भी निकल सकती हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर का क्या असर है प्लांट्स के ऊपर। ठीक, एक्सेसिव हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू कोआगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। ठीक है, कि प्लांट के ऊपर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, एक्सेसिव हाई टेम्परेचर है, तो उससे क्या होगा कि प्लांट की डेथ हो जाएगी ड्यू टू कोआगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के इकट्ठा होने की वजह से, कोआगुलेशन होने की वजह से प्लांट की जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक, इट डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, देयरबाय causes depletion of food resulting in greater susceptibility to fungal and bacterial attack। यही बेसिकली जो है दिस इज कैंकर। अब देखिए यहां पर भी वही चीज हो रही है जैसे हमने बात की थी फ्रॉस्ट के केस में, कि फ्रॉस्ट के केस में क्या हो रहा था कि मिट्टी जो है वो नीचे की सॉइल जो है वो जम चुकी है, तो वहां से मॉइस्चर नहीं उठ पा रहा है। अब यहां पर क्या है कि मॉइस्चर तो उठ रहा है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, ट्रांसपायरेशन जो है वो वेरी हाई हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन विल बी वेरी हाई। तो फिर से वही चीज हो जाएगी कि ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि आप एक बात समझिए, आप खुद को लीजिए, गर्मियों का मौसम है, बहुत ज्यादा लू वगैरह चल रही है, टेम्परेचर 45 प्लस में चल रहा है, आप दिन में कहीं बाहर धूप में घूम रहे हैं, तो क्या बोला जाता है आपको कि हमेशा जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, पानी वगैरह पीते रहिए। वही चीज यहां पर भी है, अगर प्लांट्स को बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर में एक्सपोज कर दिया जाएगा तो ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होगा, यानी कि जो मॉइस्चर लॉस है उससे बहुत ज्यादा होगा, और कंपैरेटिवली उसकी जो रूट्स वगैरह हैं, अब आप मिट्टी में अगर पानी डाल भी देते हैं, आप कहेंगे कि हम तो बचा लेंगे, हम प्लांट में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में पानी डालेंगे, लेकिन आपके पानी मिट्टी में डालने से नहीं होगा। वो प्लांट की जो एक कैपेसिटी है, जो रूट्स की कैपेसिटी है, वो पानी को या मॉइस्चर को मिट्टी से सक करने की वो लिमिटेड है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, वो कोई स्ट्रॉ नहीं है कि आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो वो ज्यादा पानी सक कर लेगा, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ठीक है ना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही पानी को वो सक कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। तो उसी वजह से क्या है कि वो जो बैलेंस है, जो आप कह सकते हैं कि जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा उसके अंदर, और वहां पर प्लांट जो है वो मर जाएगा। ठीक, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन डेसिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड डिप्लीशन ऑफ मॉइस्चर। वही बात है, प्लांट टिश्यूज जो है वो डेसिकेट कर जाएंगे, यानी कि यहां पर जो है दैट विल बिकम कंप्लीटली ड्राई। अब वही बात है, पानी नहीं है तो कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उसमें मॉइस्चर की कमी भी हो जाएगी। ठीक, फिर इसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज नोन एज डाई बैक। डाई बैक क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव डाइंग यूजुअली बैकवर्ड्स फ्रॉम द टिप ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द प्लांट। ठीक, यानी कि ये प्रोग्रेसिव डाइंग है, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो एक साथ नहीं मर रहा है, धीमे धीमे करके मर रहा है, प्रोग्रेसिव डाइंग है, और यूजुअली बैकवर्ड्स, यानी कि किसी भी प्लांट के पोर्शन से फ्रॉम द टिप, जो उसके टिप होती है वहां से वो प्लांट जो है वो क्या होगा, वो पीछे की तरफ को मरना शुरू होगा। दिस इज वन ऑफ द एडेप्टिव मैकेनिज्म्स टू अवॉइड एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए ये एक एडेप्टिव मैकेनिज्म जो है वो प्लांट्स ने अपनाया हुआ है। इन दिस मैकेनिज्म द रूट रिमेन्स अलाइव फॉर ईयर्स टुगेदर बट द शूट्स डाइज। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पत्ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पत्ता है,
और इस पत्ते पे अगर मॉइस्चर कम होना शुरू हुआ है, ठीक है, ये जैसे ऐसे पत्ता बनाते थे हम लोग बचपन में, तो यहां से जो है वो मरना शुरू होगा, ठीक है, यहां से पीछे की तरफ को वो मरना शुरू होगा। पहले पत्ते मरेंगे, उसके बाद आपका जो ये होगा ट्रंक होगा, या आप कह सकते हैं जो शूट वगैरह होगी, जो इसकी ब्रांचेस वगैरह होंगी वो मरेंगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में जाके जो है वो पेड़ की जड़ें जो है वो मरेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी अगर मान लीजिए इस तरीके का मॉइस्चर वगैरह कम भी हो गया, या कोई भी अगर कंडीशन ऐसी बन गई जिससे प्लांट्स में डाइंग हो रही है, तो दैट विल बी अ प्रोग्रेसिव डाइंग, पूरा का पूरा पेड़ एक साथ नहीं सूखेगा, ठीक, दैट इज नोन एज डाईबैक। इसका कारण क्या है? डेंस ओवरहेड कैनोपी एंड इनएडिक्वेट लाइट। अब प्लांट को अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है तो फिर वही बात है कि अपना खाना प्रॉपर नहीं बनेगा, उसकी वजह से हो सकता है। अनडीकंपोज्ड लीफ लिटर ऑन द सरफेस, अगर सरफेस के ऊपर लिटर जो है यानी कि जो पत्ते वगैरह हैं वो काफी ज्यादा गिरे हुए हैं बट दे आर अनडीकंपोज, तो उसकी वजह से भी होगा। अगर फ्रॉस्ट होती है, ड्राउट होती है, ड्राउट मतलब सूखा पड़ना, ग्रेजिंग वगैरह होती है, तो उसकी वजह से भी जो प्लांट्स हैं वो मर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। ये मिट्टी में से मॉइस्चर तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये अपना जो न्यूट्रिशन वगैरह है या जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो किसी इंसेक्ट से भी लेंगे। कैसे? देखिए, दीज प्लांट्स आर स्पेशलाइज्ड इन ट्रैपिंग इंसेक्ट्स एंड आर पॉपुलरली नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस क्या होता है? जो हर्ब्स खाते हैं, ठीक है ना। कार्निवोरस क्या होता है? जो बेसिकली फ्लैश खाते हैं। सिमिलरली इंसेक्टिवोरस का मतलब है जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक। यानी कि ये प्लांट्स कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड जिनके पास मैकेनिज्म होता है जिससे ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को ये फंसा सकते हैं, और उसको ये इस तरीके के प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्लांट्स इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो नॉर्मल प्लांट से अलग होता है। दे हाउएवर नेवर प्रे अपॉन ह्यूमंस और लार्ज एनिमल्स एज ऑफन डिपिक्टेड इन फिक्शन। अब जैसे कभी कभी आपने काल्पनिक कथाएं सुनी होंगी कि कोई पेड़ पौधा ऐसा है जो किसी बड़े हाथी को या किसी जानवर को या ह्यूमंस को खा गया या निगल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें भी हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से होता है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा मतलब अट्रैक्टिव पोर्शन होगा जिसके ऊपर बेसिकली कोई भी इंसेक्ट आकर बैठेगा, तो फिर इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि ये उसी को खा सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज ये ऐसे किसी बड़े पेड़ को, बड़े पशु को या ह्यूमंस को जो है निगल नहीं जाते, ठीक है। काल्पनिक कथाओं में ऐसी बातें की जाती हैं, फिक्शंस में की जाती हैं, पर ऐसा इन रियलिटी नहीं होता। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव टाइप्स। दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव टाइप्स, बेस्ड ऑन देयर मेथड ऑफ ट्रैपिंग देयर प्रे, यानी किस तरीके से ये अपने शिकार को फंसाते हैं, पकड़ते हैं, उसी के आधार पर इनको दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव वंस कैन क्लोज देयर लीफ ट्रैप्स द मोमेंट इंसेक्ट्स लैंड ऑन देम, यानी कि एक्टिव वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पत्ता है, ठीक है, पत्ते के ऊपर अगर कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है तो वो जो लीफ है वो क्या हो जाएगी? तुरंत बंद हो जाएगी, यानी कि जैसे ही पत्ते के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठी तो लीफ ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई और वो बंद हो गई, तो दैट इज नोन एज एक्टिव, ठीक। फिर एक होता है पैसिव। द पैसिव प्लांट्स हैव अ पिटफॉल मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा? एक किसी प्रकार का एक जार या एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें इंसेक्ट जो है वो स्लिप करेगा और गिर जाएगा और इवेंचुअली फिर उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि प्लांट के में उसमें जैसे ऊपर दिखाया गया था कि लीफ क्लोज हो रही है, तो यहां पर ऐसा कोई एक्शन या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक पिचर लाइक या जार लाइक का स्ट्रक्चर होगा, उसकी वॉल्स जो है वो कैसी होंगी? स्लिपरी वॉल्स होंगी, उसमें कुछ इस तरीके का सब्सटेंस होगा, ठीक है, कि कोई भी अगर इंसेक्ट उस पर आएगा तो वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है, और स्लिप होने के बाद फिर वो प्लांट उसको धीमे धीमे डाइजेस्ट कर लेगा। द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑफन हैव several attractions such as brilliant colors, sweet secretions and other curios to lure their innocent victims। अब obvious बात है कि किसी भी प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट क्यों होगी? उसके पास कुछ ना कुछ चीज होगी, जैसे कि मान लीजिए तितली जो है, तितली आप कभी भी देखेंगे कि झाड़ के पास आपको नहीं दिखाई देगी। तितली जो अच्छे फूल होते हैं, ठीक है, जिनमें स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, या जिनका कलर काफी अच्छा होता है, वहीं पर तितली वगैरह दिखाई देती है। तो दैट इज बेसिकली द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्लांट्स, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक। तो उनका ब्रिलियंट कलर हो सकता है, कुछ उसमें से स्वीट सिक्रीशंस वगैरह टाइप हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं जिससे वो अपने जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं छोटे छोटे, उनको वो क्या कर रहे हैं? फंसा रहे हैं या उनको वो लालच दे रहे हैं। Why do they hunt despite having normal roots and photosynthetic leaves? अब ये एक सवाल बन सकता है, ठीक है, ये आपके मन में भी सवाल बन सकता है कि हम कह रहे हैं कि ये प्लांट्स तो मतलब नॉर्मल होते हैं, इनमें रूट्स वगैरह भी है, सब कुछ है, अब इनमें फोटोसिंथेटिक
एक्टिविटीज भी होती हैं, तो फिर इनको इंसेक्ट खाने की जरूरत क्यों है, ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं? अब देखते हैं इसका कारण क्या है। दीज प्लांट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद रेन वॉश्ड न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स और वेट एंड एसिडिक एरियाज दैट आर इल ड्रेन्ड, यानी कि ये ऐसे रीजन में पाए जाते हैं। ये प्लांट हर जगह नहीं पाए जाएंगे, ये प्लांट ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश है, और बारिश होने की वजह से क्या है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट कम है, ठीक है, और एसिडिक और वेट एरियाज हैं जहां पर इल ड्रेन्ड, यानी कि जहां पर पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या है कि निकल नहीं रहा है। तो सच वेटलैंड्स आर एसिडिक ड्यू टू एनारोबिक कंडीशंस। अब वहां पर क्या है कि एयर नहीं है, एनारोबिक कंडीशंस है, ठीक है, उसकी वजह से इस तरीके के वेटलैंड्स क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, विच कॉज पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग एसिडिक कंपाउंड्स इनटू द सराउंडिंग्स। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा कि एनारोबिक अगर कंडीशन होंगी तो वहां पर जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का वो कैसा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, पार्शियल होगा, और जिसकी वजह से कि जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं वो सराउंडिंग में ही क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट most microorganisms necessary for complete decomposition of organic matter cannot survive in such poorly oxygenated conditions। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है कि जो भी आपके मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जरूरी है, वो इस तरीके के पुअरली ऑक्सीजनेटेड कंडीशंस में, या आप कह सकते हैं एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो नॉर्मल प्लांट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट्स, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है प्लांट्स को अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो कैसे रह पाएंगे, है ना। तो जो बाकी नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगहों पर नहीं रह पाते। जो हंटर प्लांट्स हैं यानी कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, दे आर सक्सेसफुल इन सच प्लेसेस बिकॉज दे सप्लीमेंट देयर फोटोसिंथेटिक फूड प्रोडक्शन बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्टिंग देयर नाइट्रोजन रिच बॉडीज। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या है कि वो अगर ठीक है उनको अगर मान लीजिए जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि काफी सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं, वो क्यों आए? अगर आप प्रॉपर अपना खाना खा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, अगर एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें सारे मिनरल्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ, अगर आपको प्रोटीन सब कुछ मिल रहा है तो आपको फिर कोई सप्लीमेंट वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपको पता है कि जो फूडिंग हैबिट्स है या जो हमारे फूड में न्यूट्रिशन वगैरह है वो काफी कम होते जा रहे हैं, इसलिए फूड सप्लीमेंट्स वगैरह आपको मार्केट में मिलते हैं। ठीक, तो वही चीज यहां पर भी है कि इनको क्या है कि अब न्यूट्रिएंट पुअर होने की वजह से, न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट में ये रह रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि इनको प्रॉपर फूड जो है वो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू या फिर मिट्टी के थ्रू जो है वो मिल नहीं पाएगा, पुअर न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए ये इसको जो इंसेक्ट्स हैं उसको ये क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं एज अ सप्लीमेंट। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे आप और हम अगर सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है ना, अपने खाने की पूर्ति करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, उसी तरीके से ये इंसेक्ट्स खा रहे हैं, दैट इज देयर सप्लीमेंट्स। ठीक, इसके बाद हम कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंडिया के जो है उनकी बात करेंगे जिनको बोला जाता है इंडियन हंटर्स। तो सबसे पहला क्या है, वी हैव द ड्रोसेरा और द सनड्यू इनहैबिटिंग वेट इनफर्टाइल सॉइल्स और मार्शी एरियाज। ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो वेट इनफर्टाइल और मार्शी एरियाज में ही ज्यादातर आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए दिस इज द ब्यूटीफुल। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये अपने जो विक्टिम्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए इनके पास कुछ ब्यूटीफुल अट्रैक्शन होगा। आप देखने में देखिए प्लांट कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये इसको बोला जाता है ड्रोसेरा और सनड्यू। इनका इंसेक्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या है, द टेंटिकल्स ऑन द लीव्स सीक्रेट अ स्टिकी फ्लूइड दैट शाइन्स इन द सन लाइक ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है, टेंटिकल्स बेसिकली ये होते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे टेंटिकल्स हैं, और इन टेंटिकल्स में क्या होता है कि एक स्टिकी फ्लूइड को ये सीक्रेट करता है, और जब उसके ऊपर सन पड़ता है तो वो ड्यू ड्रॉप्स की तरह, जैसे कि आपने कभी पत्ते के ऊपर देखा होगा ड्यू पड़ती है, ड्यू मतलब जो ओस वगैरह होती है वो पड़ती है, और जब रात को ओस पड़ती है और सुबह जब उस पत्ते के ऊपर अगर धूप पड़ती है तो वो कैसे चमकता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं इट शाइन्स लाइक अ पर्ल। ठीक है, एक मोती की तरह वो चमकता है। तो सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है, ये एक स्टिकी फ्लूइड को सीक्रेट करता है जो सूरज की रोशनी पड़ने पर ड्यू ड्रॉप्स की तरह चमकता है, इसीलिए ड्रोसेरा को सन ड्यूज भी बोला जाता है। अब व्हेन एन इंसेक्ट लिव्ड बाय दीज ग्लिस्टनिंग ड्रॉप्स, अब वो चमकती हुई ड्रॉप्स है तो इंसेक्ट्स तो उससे अट्रैक्ट होगी। ठीक है, अलाइट्स ऑन द लीफ सरफेस इट गेट स्टक इन दिस फ्लूइड एंड आर अब्सॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड। अब वो बेचारा इंसेक्ट इसका जो चमक है वो देख के आया, ठीक है, इसके ऊपर बैठा और वो फिर वो क्या हो गया, डाइजेस्ट इसके द्वारा कर लिया गया, यानी कि उसने इसको आकर्षित किया, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लालच दिया, और उससे ये बेचारा जो इंसेक्ट है वो अपनी लाइफ, अपनी जान गवा बैठा। इसीलिए कहा जाता है, मतलब एक नॉर्मल बात है, जिंदगी में भी आपको कहा जाता है कि ज्यादा जो चकाचौंध है, ठीक है, जो चकाचौंध है वो हमेशा क्या होती है, वो लालच देने वाली होती है, और उससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप लोगों को नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि वो चीजें जो है वो कहावत जो है वो यहीं से निकली हो। ठीक,
इसके बाद जो अगला एक प्लांट है दैट इज योर एल्ड्रोवेंदा। ये क्या है? फ्री फ्लोटिंग रूटलेस एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग यानी कि ये पानी के ऊपर तैरता है, और रूटलेस यानी कि इसकी कोई रूट वगैरह नहीं है। द ओनली स्पीशीज फाउंड इन इंडिया अकर्स इन द सॉल्ट मार्शेस ऑफ सुंदरवन साउथ ऑफ कोलकाता। ठीक है, जो हमारा कोलकाता के साउथ में यानी कि जो सुंदरवन डेल्टा है वहां के जो सॉल्ट मार्शेस हैं, जो मार्शी एरियाज है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताया है। इन तरीके के प्लांट्स का ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो ज्यादातर आपको जो है इस तरीके के मार्शी एरियाज में ही, या फिर जो वेट एरियाज है जहां पर न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स है, न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट्स है, वहीं पर पाए जाएंगे। ठीक, इट ऑल्सो ग्रोज इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, टैंक्स एंड लेक्स, वहां पर भी पाया जा सकता है। इंसेक्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या है? ऑन द लीफ मिडरिब आर फाउंड सम सेंसिटिव ट्रिगर हेयर्स। कुछ ट्रिगर हेयर्स यहां पर जैसे आप देख सकते हैं वो पाए जाते हैं। The two halves of the leaf blade of Eldrovenda close along the midrib the moment an insect comes into contact with the leaf, trapping the victim inside। यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? This is the active type of Indian hunter। ठीक है ना, या insectivorous plant। इसके बाद अगला है that is Nepenthes। ये क्या है? The members of the family are commonly known as pitcher plants because their leaves bear jar-like structure। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं this is a jar-like structure। ठीक है, या कोई jar-like structure दिख रहा है तो दिस इज बेसिकली, ये आपका कैसा होगा? दिस विल बी अ पैसिव। ठीक है ना, ये एक पैसिव टाइप का इंसेक्टिवोरस प्लांट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहां कहां पर पाया जाएगा? इट इज कन्फाइंड टू दी हाई रेनफॉल हिल्स। देखिए फिर से जहां पर बारिश बहुत ज्यादा है वहां पर पाया जा रहा है। एंड प्लेट्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एट एल्टीट्यूड्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 1500 मीटर, पर्टिकुलरली इन द गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। और आपको पता है गारो खासी जयंतिया हिल्स, चेरापूंजी यहीं पर है, मौसिनराम यहीं पर है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स पुअर सॉइल्स होती है, तो वहां पर ये पाया जाएगा। ठीक, इंसेक्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या हो गया? नेपेंथिस कन्फॉर्म्स टू द पिटफॉल टाइप ऑफ ट्रैप। पिटफॉल टाइप ऑफ ट्रैप अपने आप में मैंने आपको बताया क्या है? एक पैसिव मोड है। ठीक है ना, द हनी लाइक सब्सटेंस इज सीक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स एट द एंट्रेंस ऑफ द पिचर। ठीक है, जो ये पिचर का ऊपर का रीजन है यहां पर कुछ हनी लाइक का स्ट्रक्चर जो है, जो एक सब्सटेंस है वो सीक्रेट किया जाएगा। और वंस द इंसेक्ट एंटर्स इनटू द पिचर इट फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरीनेस। ठीक है, और इसकी जो वॉल्स होंगी वो थोड़ा सा स्लिपरी होंगी, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर आएगा तो वो इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक, द इनर वॉल टुवर्ड्स इट्स लोअर हाफ बियर्स न्यूमरस ग्लैंड्स विच सीक्रेट अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, थोड़ा सा नाम्स ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल नेम्स है, तो थोड़ा सा अपने आप में आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउंस करने में और मतलब समझने में, याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वो तो चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इसको आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। दिस एंजाइम डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ द ट्रैप्ड इंसेक्ट एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो बेसिकली वही है, पिटफॉल मैकेनिज्म है कि ऊपर से सिक्रीशन हो रहा है, वो प्लांट जो इंसेक्ट होगा वो स्लिपरीनेस की वजह से नीचे गिर जाएगा, और नीचे जो इसका लोअर हाफ होगा उसमें क्या होगा? न्यूमरस ग्लैंड्स होंगे जिसमें कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, और उस एंजाइम से उस इंसेक्ट की जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज वी हैव यूट्रिकुलेरिया या फिर ब्लैडर वॉर्ट्स। द ब्लैडर वॉर्ट्स जनरली इनहैबिट फ्रेश वाटर वेटलैंड्स एंड वाटर लॉक्ड एरियाज। ठीक है, जो वाटर लॉक्ड एरियाज हैं यहाँ जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर, या फिर वेटलैंड्स में ये पाए जाते हैं। सम स्पीशीज आर एसोसिएटेड विद मॉइस्ट मॉस कवर्ड रॉक सर्फेसेज एंड डैम सॉइल्स ड्यूरिंग रेन्स। आपने कुछ इस तरीके के रॉक्स वगैरह देखे होंगे जहां पर मॉस वगैरह होती है। ठीक है ना, मॉस वगैरह होती है, और या फिर डैम सॉइल्स वगैरह होती है, वहां पर भी ये पाया जाता है। इंसेक्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या है? यूट्रिकुलेरिया इन इट्स ब्लेडर्स माउथ हैज सेंसिटिव ब्रिसल्स और हेयर्स। इसके उसमें कुछ सेंसिटिव हेयर्स और ब्रिसल्स होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट हैपेंस टू कॉन्टैक्ट दीज हेयर्स द डोर ओपन्स। जैसे ही अब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके अगर इसके जो हेयर्स हैं या ब्रिसल्स है उसको कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि वो सेंसिटिव है, तो वो डोर खुल जाएगा। ठीक है, कैरिंग द इंसेक्ट इनटू द ब्लेडर अलोंग विद द लिटिल करंट ऑफ वाटर। अब ऑब्वियस ही बात है कि पानी के पास ये है, पानी में है, तो जैसे ही इस तरीके का ये प्लांट खुला, यहां पर अगर आके मान लीजिए कोई छोटा सा इंसेक्ट बैठा है ऐसे करके, ठीक है, तो इसने क्या करा? उस इंसेक्ट को पानी के साथ थोड़ा सा यहां पर इसके ऊपर पानी भी आ गया, तो ये इंसेक्ट भी है और यहां पर पानी भी है। उसके बाद क्या होगा? द डोर इज शट व्हेन वाटर फिल्स द ब्लैडर। और जैसे ही उसके ऊपर पानी भर जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है? जो ब्लेडर है या जो लीफ है वो बंद हो जाएगी। द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द इनर वॉल ऑफ द ब्लेडर डाइजेस्ट द इंसेक्ट। और उसके बाद फिर वो प्लांट के अंदर गया इंसेक्ट, तो फिर वो वहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो वहीं खत्म हो जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज
पिंगुइक्यूला और बटरवुड, इट ग्रोज इन द एल्पाइन हाइट्स ऑफ हिमालयाज फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम अलोंग स्ट्रीम साइड्स इन कूल बॉगी प्लेसेस। ठीक है, जो बॉगी प्लेसेस होते हैं यानी कि यहां पर भी क्या है, ये मार्शी रीजन्स वगैरह ही होते हैं, वहां पर पाया जाता है। इंसेक्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या है इनका, इन पिंगुइक्यूला एन एंटायर लीफ वर्क्स एज ट्रैप, इसमें जो पूरी की पूरी लीफ है वही एक ट्रैप की तरह, जाल की तरह काम करती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द लीफ सरफेस, जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो लीफ की सरफेस के ऊपर लैंड करता है, इट गेट स्टक इन द स्टिकी एक्सीड्यूट। ठीक है, उसमें कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसमें वो चिपक जाएगा। द लीफ मार्जिन्स रोल अप दस ट्रैपिंग द विक्टिम। ठीक है, और उसके ऊपर बेसिकली क्या होगा, ये सारे के सारे जो है वो उसके ऊपर, मतलब जैसे ही वो लीफ की मार्जिन के ऊपर, लीफ की मार्जिन रोल अप करेगी और उससे वो इंसेक्ट क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की, जो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर प्लांट्स बताए, ये इंसेक्टिवोरस तो है लेकिन इनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि ड्रोसेरा आर कैपेबल ऑफ कर्डलिंग मिल्क, यानी कि मिल्क को कर्ड करने में, यानी कि दही जमाने में काम कर सकता है। इट्स ब्रूज्ड लीव्स आर अप्लाइड ऑन ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स के ऊपर जो छाले वगैरह होते हैं, फफोले कहते हैं, फोड़े कहते हैं, उनके ऊपर भी लगाया जा सकता है, और सिल्क को डाई करने के काम भी आता है। इसके बाद जो नेपेंथिस है, इन लोकल मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट कॉलरा पेशेंट्स। ठीक है, कॉलरा के मरीजों को ट्रीट करने का काम आता है। द लिक्विड इनसाइड द पिक्चर इज यूजफुल फॉर यूरिनरी ट्रबल्स, यूरिनरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें यह हेल्पफुल है। एंड इज ऑल्सो यूज्ड एज आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स में भी इसका यूज किया जाता है। देन यूट्रिकुलेरा इज यूजफुल अगेंस्ट कफ, जो खांसी वगैरह होती है उसमें, वुंड्स की ड्रेसिंग यानी कि घाव की ड्रेसिंग करने में, एज अ रेमेडी फॉर यूरिनरी डिजीज, इसमें भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज थ्रेट। अब इनका थ्रेट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनको कुछ ना कुछ इनकी अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है या यूज है तो इनको कुछ ना कुछ थ्रेट भी होगा। ठीक है, गार्डनिंग ट्रेडिंग फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इज वन ऑफ द मेन कॉजेस फॉर देयर डिक्लाइन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इनकी ट्रेडिंग वगैरह की जाएगी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि ये फायदेमंद है, तो ये इनका डिक्लाइन का या इनके कम होने का एक मुख्य कारण है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो रैम्पेंट। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो देखिए हमने एनिमल्स में भी पढ़ा था कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट लॉस तो एक मुख्य कारण है ही है। ठीक है ना, द वेटलैंड्स हार्बरिंग सच प्लांट्स बीइंग द मेन कैजुअलिटीज ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एंड रूरल हैबिटेशन। तो अर्बन और रूरल हैबिटेशन का जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, उसकी वजह से वेटलैंड्स को नुकसान पहुंच रहा है, और वेटलैंड्स को अगर नुकसान पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन प्लांट्स को तो नुकसान पहुंचेगा ही, क्योंकि मोस्टली तो ये वेटलैंड्स में ही होते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ पॉल्यूशन हो रहा है कॉज्ड बाय द एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स मतलब जो डिस्चार्ज वगैरह किया जाता है वाटर बॉडीज में, उसमें क्या है, उसमें डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सीवेज एक्सेट्रा, उसकी वजह से क्या है, ये भी इनका एक मेजर कॉज फॉर देयर डिक्लाइन है। सिंस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डू नॉट टॉलरेट हाई न्यूट्रिएंट लेवल, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया जहां पर न्यूट्रिएंट कम होंगे वहां पर रहते हैं। हाई न्यूट्रिएंट रीजन में क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट रीजन में तो हमने पढ़ा है यूट्रोफिकेशन होता है ना, वहां पर तो न्यूट्रोफिकेशन होता है, या जिसमें हमने एक टर्म और भी पढ़ा था, दैट वाज एल्गल ब्लूम। तो ये न्यूट्रिएंट पुअर वाटर जहां पर होगा वहां पर पाए जाते हैं। मोर ओवर polluted water bodies are dominated by prolific water weeds which cause elimination of the delicate insectivorous plants। और जहां पर polluted water bodies हैं वहां पर कुछ water weeds जो हैं वो ज्यादा रहते हैं, उनके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, तो उसकी वजह से जो insectivorous plants हैं ये काफी delicate होते हैं, तो they are eliminated। ठीक, तो चलिए इसको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें हम लोगों ने बेसिकली कुछ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के क्लासिफिकेशन देखे, प्लांट्स के ऊपर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में हमने उसका इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, कौन सी लाइट में अगर प्लांट उगा रहे हैं तो उस पर प्लांट का क्या असर पड़ेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो हमने बात करी। और उसके बाद हमने यहाँ पर बात करी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को लेकर, या फिर जिनको हम हंटर प्लांट्स भी बोलते हैं, उनका मैकेनिज्म हमने समझा, और उसकी कुछ प्रजाति जो इंडिया में पाई जाती है, कुछ स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। ठीक, इसके बाद जब अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग जो एलियन स्पीशीज है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो इंडिया में पाई तो जाती है लेकिन इंडिया की नेटिव नहीं है, ठीक है, कहीं बाहर से उनका ओरिजिन हुआ है और वो इंडिया में लाई गई है या फिर वो एक्सीडेंटली आई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाकर आपको कोर्स में एनरोल करना है।
कोर्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस करने में या एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप फेस कर रहे हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे कोई भी और बात शेयर करने के लिए या हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।